नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बड़ी चर्चा है। दिन भर उनका वो वीडियो वायरल रहा। हालांकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं और कह ही नहीं चुके हैं। जगह जगह जिन लोगों ने भी ये हिमाकत की है कि खुले में अनधिकृत जगह पर, सड़कों पर नमाज अदा करने की कोशिश की तो उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन नए संदर्भ में इसको लिया जा रहा है, जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा। और चूंकि अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, और अभी जुमे को, शुक्रवार को, वहां राजा बाजार में कुछ 100 लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, तो वहां की पुलिस ने उनको हिंदी में समझा दिया, तो वो वहां से चले भी गए। हालांकि कुछ लोगों ने जिरहबाजी करने की कोशिश की, तनाव पैदा करने की कोशिश की, माहौल खराब करने का प्रयास किया। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ है, वैसे तो बहुत समय से ये काम चल रहा था, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से था। और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वीरेंद्र नाथ भट्ट को लग रहा है कि बंगाल इसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। तो पहले वीरेंद्र जी का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 और सबसे पहले जरा योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुन लेते हैं जो आज उन्होंने दिया और जो वीडियो आज वायरल रहा। यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। बरेली का जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने, भट्ट साहब। तो तौकीर रजा और उसके गुर्गों ने वहां पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की थी। उनका क्या इलाज किया है ये अब पूरा देश जानता है। जी, अगर अब योगी जी का जो क्लिप आपने सुनाया, उसमें मैं केवल 6 शब्दों को चुन के आपको सामने रखता हूं। उन्होंने कहा संवाद, संघर्ष, अराजकता, बरेली, सिस्टम और व्यवस्था। अगर आप किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात करें जो हैदराबाद की
सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेके आया होगा, करीब जो है 85 के बाद के बैच का, तो वो आपको बताएगा कि क्रिमिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है ब्रोकन विंडो थ्योरी, ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट। ये दो वेस्टर्न समाजशास्त्री थे, उनका नाम था जेम्स विल्सन और जॉर्ज केलिंग। उनका कहना है कि अगर कहीं पे दीवार पे पोस्टर लगे हैं और नारे लिखे हैं, सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ है और जो है सरकारी बिल्डिंगों की अगर खिड़की के शीशे टूटे हैं, तो इसका मतलब ये सरकार ये दिखा रही है कि कि उसको चिंता नहीं है। और अगर लंबे समय तक इनको जो है अनएड्रेस छोड़ दिया जाए, इनकी परवाह ना की जाए और समाज की पूरी मॉनिटरिंग ना की जाए, तो ये और ज्यादा अराजकता को बढ़ावा देगा। योगी जी ने अपने भाषण में इसमें शब्द कहा, अराजकता। तो ये ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट है और ये पूरे विश्व में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के रूप में इस्तेमाल होता है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने घर का ताला खुला छोड़ देंगे और अगर खिड़की का शीशा अगर टूटा छोड़ देंगे, तो ये चोरों को आमंत्रण देगा। तो योगी जी केवल यही बता रहे हैं कि सरकार जो है समाज के में व्यवस्था कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, उसके लिए वो किसी सरकार के और समाज के सभी वर्गों के किसी भी पहलू को सरकार जो ऐसे उनका व्यवहार जिससे एनार्की, अराजकता पैदा हो, उसको सरकार अनदेखी नहीं कर रही है। जो हमारा पारंपरिक मीडिया उसको ये बताएगा कि योगी जी का ये मुसलमानों पे हमला है, ये मुसलमानों के खिलाफ बयान है, ये किसी जाति, किसी मजहब के खिलाफ बयान नहीं है, ये समाज के सामूहिक हित की बात है। और अगर समाज में अव्यवस्था पैदा होती है, समाज में अराजकता पैदा होती है, हिंसा पैदा होती है और अगर किसी शहर की व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती है, तो अगर लखनऊ राजधानी की बात लें, तो लाखों लोगों का जीवन केवल इस बात पर निर्भर है कि यहाँ का जनजीवन सामान्य चले। सुबह मंडियाँ खुलें, लोग जाएँ वहाँ पे सब्जी फल खरीदें और फिर जाके अपने-अपने मोहल्लों में बेचें, लोग घरों से निकलें, बच्चे स्कूल जाएँ और सारे बाजार खुलें और सामान्य काम हो। इसी पे लोगों का जो उनका दैनिक आय है, जो उनका जीवन यापन है, इसी ये व्यवस्था ठीक से चले, इस पे निर्भर है। इसी बात को योगी जी बता रहे हैं और कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं और यही काम वो पिछले 9 साल से कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा ने इसी ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाके काम किया था। वो पिछले 8 साल से बयानबाजी कर रहा था, भड़काऊ बयान दे रहा था, मुसलमान सड़क पे आ जाएगा तो देश हिल जाएगा, सरकार हिल जाएगी और और एक से एक जो है, जो कुछ भी मतलब जो गंभीर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन सकता है, उसने बयान दिए। सरकार ने उसको टॉलरेट किया। फिर वो फर्जी मुद्दा ले आया कि वो आई लव मोहम्मद के नाम पे। अरे भाई, मोहम्मद आपके पैगंबर हैं, आपके और आपके लिए बहुत वो एक पाक नाम है। तो सरकार को उससे क्या आपत्ति हो सकती है? आप अपने आपने रसूल की, अल्लाह की और खुदा की आप इबादत कीजिए, वो तो आपका अधिकार है। सरकार को क्या मतलब है? सरकार तभी सवाल में आती है, को तभी समस्या होती है जब आप अपने निजी अधिकारों के प्रयोग करने में समाज के किसी अन्य वर्ग के लिए समस्या, चुनौती या हिंसा का कारण बनते हैं तब। यही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि भाई सड़क पे नमाज मत पढ़ो। और त्योहार के दिनों में आप लखनऊ हो या मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो, आप देखिए जहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, वो सारे भीड़-भाड़ भरे इलाके हैं। वहाँ हेवी ट्रैफिक होता है और छुट्टी के दिन ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि आज जो है सब कार्यालय बंद है, तो आज जाके जो है कुछ और काम कर लिया जाए। लोग घर से वैसे ही निकलते हैं। तो ये चीज़ें और पश्चिम बंगाल में पिछले 100 साल से ये अराजकता चली आ रही थी। जिसकी जहां मन चाहा मस्जिद बना लिया, जहां मन चाहा गाय काट लिया। 1946 16 अगस्त रमजान का 17वां दिन था। उस दिन वहां पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। जिन्ना के मुस्लिम लीग ने कॉल दिया था कि अगर हमको आप पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। हिंदुओं की बड़ी संख्या में हत्या हुई, महिलाओं से बलात्कार हुआ, घर लूटे गए
घर जलाए गए, लोगों को जबरिया वहाँ पे कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। उसके बाद जो है वहाँ पे देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 47 को। फिर ब जो इलाका आज बांग्लादेश है, तब वो ईस्ट पाकिस्तान था। फिर दोबारा सिलहट में, नोआखाली में और रंगपुरा में, नारायणगंज में, ढाका में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, उनका कत्लेआम हुआ और हिंदू बड़ी संख्या में भाग के आए। लेकिन मुसलमानों का जो जो वीटो पावर था भारत सरकार के ऊपर पश्चिम बंगाल में, वो जारी रहा। और 30 साल के बाद वहाँ पे सीपीएम सरकार आ गई 1977 में, और वो 34 साल तक रही 2011 तक। फिर अगले 15 साल ममता बनर्जी रही। तो मुसलमानों ने गुंडागर्दी, सामाजिक सोशल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे गुंडागर्दी करना और पब्लिक लैंड को, चौराहे के पास की जमीन को, पार्कों को, हर पब्लिक प्लेस को अपनी निजी जागीर समझना, ये उनके लिए उनका अधिकार बन गया था। 100 साल का समय चला आ रहा है भाई, कोई छोटा मोटा समय तो है नहीं। तो अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में इसी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने 9 साल पूरे हो चुके, 10वां साल चल रहा है। उन्होंने डे वन से कहा है कि सड़क पे नमाज नहीं होगी। आप ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष भी मेरठ में ये कोशिश हुई थी कि मेरठ में सड़क पे नमाज पढ़ने का प्रयास किया गया था, पुलिस ने उनको रोका था। मुजफ्फरनगर में भी रोका था। और ये मामला केवल मजहब का नहीं है, ये मामला नमाज पढ़ने का नहीं है, ये मामला केवल अपनी मजहबी आइडेंटिटी को असर्ट करना है। ये मामला केवल हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाना है। ये मामला केवल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी संख्या बल है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम कानून को नहीं मानते। और यूपी में कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, इन मौलानाओं की दाढ़ी सहलाने की परंपरा 80 साल पुरानी हो चुकी है। अब पहली बार 2017 से उनको परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, तो उसको परेशानी हो रही है। वरना 2017 तक, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जहां चाहो एक डालो झोपड़ी, उसमें भैंस काटो, गाय काटो, ऊंट काटो, भेड़ काटो। राजस्थान से बड़ी संख्या में ऊंट लाए जाते थे, बिजनौर में काटे जाते थे, उसको रोका गया। तो अब यूपी से बड़े पैमाने पर गायों की स्मगलिंग बंद हो गई, गायों के मांस का स्मगलिंग बंद हो गई, भैंस के मीट का अवैध कटान बंद हो गया। भैंस का कटान आज भी होता है, लेकिन वो लीगलाइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं यूपी में, जिनको बाकायदे एपीडा से उनका लाइसेंस है, और यूपी गवर्नमेंट से और पॉल्यूशन बोर्ड से जो भी रिक्वायर्ड अंडर लॉ है, वो उनको एनओसी या क्लियरेंस मिला हुआ है, तभी वो काम कर रहे हैं अंडर लॉ ऑफ द लैंड। तो मुसलमान को लगता है कि ये लॉ ऑफ द लैंड जो है, हमारे जो हमारी अल्लाह की ताकत के रास्ते में एक बाधा है। और भारत का संविधान जो है, वो अल्लाह से ऊपर नहीं है। वैसे तो टीवी चैनल पे आएंगे तो सब जो है बीजेपी वालों को सिखाएंगे कि सेकुलरिज्म को आप नहीं मानते, लेकिन जब इनका अपना मामला होता है तो सेकुलरिज्म को ही भूल जाते हैं, फिर इनको याद नहीं आता है। जहां इनको सुविधा होती है वहां ये बोलते हैं। तो योगी जी बहुत ही शिष्ट भाषा में, बहुत ही संयमित भाषा में, बहुत ही जिम्मेदार भाषा में ये आपके मुसलमानों को बता रहे हैं, या मुस्लिम समाज को बता रहे हैं कि कानून सार्वभौम है, सबके लिए है। सड़कों पर व्यवस्था बनी रहे, ये कानून केवल हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के समस्त नागरिकों के लिए है। लेकिन कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने और ये क्षेत्रीय पार्टियों ने मुसलमानों को हमेशा दामाद बना के रखा है। तो बस तुम हमको वोट देते रहो और तुम जो चाहो करते रहो, तुम गाय काटो, भैंस काटो, जो मन में है तुम्हारे आए काटो, हमको वोट देते रहो। और ममता बनर्जी के राज बंगाल में तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। तो अब वहां पे ममता बनर्जी की विदाई हो गई, तो और अब वहां से शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पे कलकत्ता के का जो पॉश एरियाज है, चौरंगी है, या जहाँ पे जो बड़ा बाजार है, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो, हमारे बाबा भी जो है नमाज यहाँ सड़क पे पढ़ते थे, हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हम तो 30 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। यानी आप एक अवैध कार्य कर रहे थे, और 3 पीढ़ी से कर रहे थे, और आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप एक इलीगल कार्य कर रहे थे, पब्लिक ऑर्डर को भंग करना। आपके सारे मूल अधिकार हैं, लेकिन आपका हर मूल अधिकार सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है।
अगर मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको गाली देने लगूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संविधान में डिफाइंड है। इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर आपकी अभिव्यक्ति से समाज में अव्यवस्था फैलती है और समाज में हिंसा फैलती है, तो ये अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे, आप ये अपराध कर रहे हैं। तो मुसलमानों को इस बात का एहसास ही नहीं है बंगाल में कि वो अपराध कर रहे थे। और योगी जी उनको यूपी में यही एहसास करा रहे हैं कि ये काम जो आप कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना एक अपराध है। और लेकिन जो आपका हिजबुल्लाह अलायंस है, जिसका नाम वैसे तो इंडी अलायंस है, उनके नेता क्या कह रहे हैं, अरे साहब आप तो बेवजह मुसलमानों को तंग करते रहते हैं। तो योगी जी संवैधानिक संदर्भ में इशू को सही संदर्भ में फ्रेम कर रहे हैं। ये मामला पब्लिक ऑर्डर का है, ये मामला इस्लाम या मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला नमाज का मामला नहीं है, ये मामला सार्वजनिक व्यवस्था का है। पब्लिक प्लेस पे शांति व्यवस्था बनी रहे, ये स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का मूल कर्तव्य है, बेसिक ड्यूटी है। वही तो योगी जी बता रहे हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? अभी शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 9 दिन बीते हैं। 9 मई को उन्होंने किया। आसनसोल में पुलिस चौकी पर अटैक हो चुका है, तोड़फोड़ की जा चुकी है। कोलकाता में हो चुका है, कई जगहों पर प्रयास किए गए हैं, लेकिन शुवेंदु ने कह दिया, योगी की तरह कह दिया है कि जो भी इस तरह की तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी में लिप्त पाया जाएगा, जितनी संपत्ति का नुकसान होगा सब उनसे वसूल की जाएगी। तो जो काम एक तरीके से योगी जी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश से, अब हम बंगाल के जरिए आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। देखिए, ये बंगाल के चुनाव परिणाम को सही संदर्भ में ज्यादा आंका नहीं गया है। मेरा मानना है कि ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का भारतीय संघ में विलय है। 1947 15 अगस्त को आजादी के बाद केवल 3 राज्यों में के विलय में दिक्कत आई थी। गुजरात में जूनागढ़ और आज की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, और चौथा था गोवा, जो उस समय पुर्तगाल की कॉलोनी था, जो अंग्रेज के अधीन था ही नहीं। तो जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद, ये तो 3 साल में मामले निपट गए, और अगले 10 साल में गोवा का भी भारत में विलय हो गया था। पश्चिम बंगाल का जो है टेक्निकल विलय तो था, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ मिल करके ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रही थी, जो काम वो कर रही थी, और पूरा इंडी अलायंस उसके पीछे खड़ा हुआ था, ये कहानी जिस दिन पूरी सामने देश के आएगी, तब लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। जो वहां हुआ है, और वहां के मुसलमान, जैसे मैंने आपसे बताया, वो 3 पीढ़ी से अवैध काम करने के आदी हो चुके हैं, और वो उसको अपना मूल अधिकार समझ चुके हैं। आज कलकत्ता में एक मुसलमान लड़के को गिरफ्तार किया गया है। उसने शंकर भगवान की बहुत ही एक अश्लील फोटो बना करके सोशल मीडिया में पोस्ट की थी, और जो उसको पकड़ा पुलिस ने, तो उसने कहा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि ये काम जो है गैर कानूनी है या अपराध है, या मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और उसने कहा ये काम तो मैंने बहुत बार किया है, हमारे मोहल्ले के लोगों ने, लेकिन कभी जो है ममता बनर्जी के कार्यकाल में हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई 15 सालों में। तो अब जो है, अब अभी हेमंता बिस्वा वो शुवेंदु अधिकारी की सरकार को अभी सालों मेहनत करनी पड़ेगी मुसलमानों को कानून की राह पे चलना सिखाने के लिए। जब वो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी से हम ये काम कर रहे हैं। 1950 में पश्चिम बंगाल असेंबली ने गो हत्या निवारण अधिनियम पास किया था, काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था। पूरे बंगाल में कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून है। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बने अभी 2 हफ्ते नहीं हुए हैं, वो एक्ट सामने आ गया है, और शुवेंदु अधिकारी सरकार ने कह दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में गो हत्या नहीं होगी। और 28 मई को बकरीद है, जुल्हिज्ज कहते हैं उसको, जुल्हिज्ज। और अब जो है वहां के मौलवी अपील कर रहे हैं मुसलमानों से कि कृपया गाय की कुर्बानी ना दें बकरीद के दिन। आप बकरा काटें और आप भैंसा काटें, भेड़ काटें, लेकिन गाय ज़िबह ना करें। तो जो लोग इतने अराजक हो चुके हैं,
मुर्शिदाबाद तो कहने को भारत में था, इट वाज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल को तो कहा ही जाता था ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये वेस्ट बांग्लादेश है। तो वेस्ट बांग्लादेश को अब आप बंगाल बना रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी हैज टू कवर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और प्रशांत किशोर जो एक जमाने में इंदिरा गांधी जो ये ममता के बड़े सलाहकार थे, जिनकी कंपनी थी आईपैक, और फिर बाद लोग कहते हैं कि मेरा इससे अब कोई संबंध नहीं है। वो तो कहते थे कि बीजेपी को तो ममता बनर्जी तो 30% प्लस वोट से शुरू करती है और बीजेपी -30 से शुरू करती है। और जब तक हिंदुओं का 90% वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, बीजेपी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती। क्या हुआ अब आज पश्चिम बंगाल में? एसआईआर हुआ। अब लेकिन कोई भी जो सेफोलॉजिस्ट है, जो चुनाव के गणित को समझता है, आज वो पूरे विश्वास से अभी तक ये कहने का साहस नहीं कर पाया कि ममता बनर्जी एसआईआर की वजह से हारी। 93% पोलिंग हुआ है। अब तक एक भी शिकायत चुनाव आयोग के सामने जो फाइल नहीं की गई है कि साहब यहाँ पे पोलिंग में या यहाँ के लोगों में कोई गड़बड़ी की गई है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग मुंह छुपाते घूम रहे हैं, सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ममता बनर्जी हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मुकदमे की पेशी में गई थी। ममता बनर्जी के सामने भीड़ कह रही थी, फाइल चोर 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 कह रही थी। ममता बनर्जी का क्या आतंक था, आज क्या हालत है? तो ये सब जो बंगाल में हो रहा है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बधाई संदेश आना बहुत बड़ी कहानी कहता है। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि जो हमारा षड्यंत्र यहाँ चल रहा था पश्चिम बंगाल में, आसाम में, मणिपुर में और बांग्लादेश में, उसको पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने जो अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया था वो सब डूब गया है। तो उनको किसी भी हालत में, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है, यानी बंगाल की खाड़ी, उसको खाड़ी कहना तो ये तो डेरोगेटरी नाम अंग्रेजों ने दिया है। बंगाल में बे ऑफ बंगाल को बंग सागर कहा जाता है कि वो बंगाल का समुद्र है। और जिस तरीके से भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर खर्च करके अंडमान निकोबार आइलैंड में इतना बड़ा मिलिट्री एंड नेवल बेस बना रही है, वहां पे बहुत बड़ा एयरबेस बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, एक टाउनशिप बन रही है, उस सब से लेकर के बहुत परेशानी है चीन को, अमेरिका को और हमारी कांग्रेस की महान नेता सोनिया गांधी को, कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश को। हिंदू अखबार में सोनिया गांधी के लंबे लंबे लेख छपते हैं। कल ही एक लेख छपाया अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस में कि ये साहब जो है अंडमान निकोबार के इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्वस्त कर देगा। लेकिन आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब आपकी सरकार थी 2004 से 14 तक में, तब तो आपने अंडमान निकोबार को प्रोजेक्ट को ध्वस्त को किल करने का कोई प्रयास नहीं किया। तब तो आप अभी राहुल भी वहां टहल के आए हैं। बड़ा खराब है। इसके अलावा सोनिया पहले भी लिख चुकी हैं एक लेख। नहीं अब हाँ, अरे सर जयराम रमेश के ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको 14 मील लंबा थ्रेड मिलेगा अंडमान निकोबार के ऊपर। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना जो है, मेरा मानना है 1952 से भारत में असेंबली और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारत के 75 साल के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी घटना पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं लड़ा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी को अंदेशा था, अपोजिशन को डर था कि यहाँ लगेगा प्रेसिडेंट रूल तब चुनाव होगा, बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए धरातल पे जाकर के बीजेपी के संघ के लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मोबिलाइजेशन किया, गोलबंदी जनता की जनता के बीच में अपनी बात रखी, लोगों को खतरे से आगाह किया, चेताया, देखिए लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। 93% पोलिंग कोई छोटी घटना नहीं है। और मेरा मानना है लंबे समय तक इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत आभार, आप जुटे। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी करें, साझा करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।